गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल। आवाज आ रही है मेरी आपको प्रॉपर? गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है आज, तो आप मुझे बताइएगा वॉइस में अगर कोई ग्लिच आ रहा हो तो। ऑडियो क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। शुरुआत करते हैं। आपको लास्ट लेक्चर में छोटा सा एक टास्क दिया था मैंने, तो लेक्चर की शुरुआत उसी टास्क को कंप्लीट करके करते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। क्या टास्क था आपका लास्ट? क्या करना था आपको? तो आपको डेटाबेस वाले प्रोग्राम में दो काम करने थे। नंबर वन, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऐड करके यह बताना था कि कितने रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं। नंबर टू, आपको एक और काम करना था कि अगर यूजर आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर दे तो आप ढूंढ के क्या बताएंगे? अगर यूजर आपको किसी स्टूडेंट का रोल नंबर दे तो आप ढूंढ के क्या बताएंगे? आप ढूंढ के बताएंगे उसका नाम। और अगर वो स्टूडेंट नहीं होगा तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी, क्विक। अगर वो स्टूडेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इतना टाइम लग रहा है इतने से सवाल के जवाब में? अगर वो स्टूडेंट नहीं हुआ, बिल्कुल सही, तो जवाब आना चाहिए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस। ये आपने जितना अभी तक स्प्रिंग जेडीबीसी में चीजें पढ़ी हैं उनमें कैसे इंप्लीमेंट होगा। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला काम ये करते हैं, अपनी एप्लीकेशन की अपन बनाते हैं कॉपी। सो वी आर हैविंग स्प्रिंग बूट जेडीबीसी एग्जाम्पल वन, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कोड कॉपी। अब ये बताइए पहला चेंज कहां आएगा? अगर हम लेयर बाय लेयर सबसे बॉटम वाली लेयर से शुरू करें तो पहला चेंज कहां आएगा? तो जवाब है पहला चेंज रेपो में आएगा। राइट, हमें रेपो में क्या करना पड़ेगा? हमें रेपो में दो मेथड्स बढ़ाने पड़ेंगे। एम आई राइट? हमें रेपो के अंदर दो मेथड्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों बढ़ाने पड़ेंगे दो मेथड? इसलिए बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि एक से हम करेंगे काउंटिंग और एक से हम करवाएंगे सर्चिंग। तो पहले अपन काउंटिंग वाला मेथड बना लेते हैं, जिसका काम ये गिनकर बताना है कि टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। जल्दी बताइए मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी? हर सवाल में इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे चलेंगे भाई? रिटर्न टाइप इंट होगी। मेथड का नाम मैंने दे दिया गेट काउंट। वेरी गुड। ठीक है, अब इसका काम यह है कि ये गिने टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब गिनने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं सारे रिकॉर्ड फेच करके लाऊं, एक लूप लगा के काउंटिंग करूं। दूसरा तरीका, क्या एसक्यूएल में हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं? एसक्यूएल के पास कुछ ऐसा है जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प करे? बिल्कुल सही, एसक्यूएल के पास एक काउंट नाम का फंक्शन होता है, जिसको अगर आप स्टार पास कर दें तो आप उसको ये कह रहे हैं कि टेबल के अंदर रोज गिननी है। गॉट इट? तो मैं कहूंगा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, और जो भी आपकी टेबल का नाम है, हमारी टेबल का नाम हमने रखा था स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। ठीक है, गौर करिएगा, अब आप सेलेक्ट क्वेरी चलाने जा रहे हैं। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो बताइए मुझे, स्प्रिंग जेडीबीसी में सेलेक्ट क्वेरी कौन चलाता है? स्प्रिंग जेडीबीसी में सेलेक्ट क्वेरी कौन चलाता है? बोलो 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 जल्दी। भूल गए? स्प्रिंग जेडीबीसी में सेलेक्ट क्वेरी चलाने के तीन मेथड्स हैं, है ना? पहला मेथड है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। एग्जीक्यूट नहीं चलाता है ऋषिकेश, वो जेडीबीसी में होता है। स्प्रिंग जेडीबीसी में कोई एग्जीक्यूट थोड़ी होता है। सो वी हैव क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, ये एक मेथड होता है। दूसरा होता है क्वेरी फॉर लिस्ट, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है सिर्फ क्वेरी। तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, एक होता है क्वेरी फॉर लिस्ट, एक होता है क्वेरी। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट कब यूज करते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट कब यूज करते हैं? जब आपको सिंगल कॉलम चाहिए हो, तब आप यूज करते हैं क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्वेरी फॉर लिस्ट कब यूज करते हैं? क्वेरी फॉर लिस्ट आप यूज करते हैं जब आपको रोज मल्टीपल चाहिए, पर कॉलम कितने चाहिए? रोज मल्टीपल चाहिए बट कॉलम एक ही चाहिए। और क्वेरी आप तब यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल रोज चाहिए, जब आपको मल्टीपल कॉलम भी चाहिए।
याद है तीनों? बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए कौन सा इस समय फेवरेबल है? क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर लिस्ट के क्वेरी? मैं किसको यूज करूं? बिल्कुल ठीक जवाब। मैं यूज करूंगा क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट को। बहुत बढ़िया। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट किसका मेथड है? जल्दी जल्दी क्विक। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट किसका मेथड है? जवाब है जेडीबीसी टेम्पलेट का मेथड है। तो मुझे कहना पड़ेगा जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट आपसे कितने आर्गुमेंट मांगेगा? तो जवाब है दो आर्गुमेंट मांगेगा। पहला आर्गुमेंट कौन होगा? पहला आर्गुमेंट आपकी क्वेरी है। दूसरा आर्गुमेंट आपको याद होगा, उस डॉट क्लास फाइल का नाम होगा जैसा आपको रिजल्ट चाहिए। तो आप बताओ, जब गिनती करेंगे तो रिजल्ट किस टाइप का आएगा? स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, कैसा आएगा? वेरी गुड। जब गिनती करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर आएगा। सो विल हैव टू से इंटीजर डॉट क्लास। गुड। ये लिखकर आप क्या बोल रहे हैं क्वेरी मेथड को, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट को? आप क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं कि ये क्वेरी चलाना और जो आंसर आए उसे किस में कन्वर्ट कर देना? वेरी गुड, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। और आप इसकी रिटर्न वैल्यू को अपने एक वेरिएबल में रख सकते हैं जिसका नाम मैं दे रहा हूं काउंट। और फाइनली काउंट को क्या कर देंगे? फाइनली काउंट को रिटर्न कर देंगे। आ रही है तीनों लाइनें समझ? फटाफट जवाब दीजिए, यस और नो। आ रही है। अगला मेथड मुझे चाहिए गेट। अगला मेथड मुझे चाहिए आई थिंक गेट नेम फ्रॉम आईडी। गेट सॉरी फाइंड बाय आईडी। तो इसी नाम का मेथड बनाते हैं, फाइंड बाय आईडी। ठीक है। अब ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा? हाँ करेगा। क्या रिटर्न करेगा? तो जब है आज के डेट में तो ये नाम रिटर्न करेगा। आगे चलकर हम इससे पूरा पोजो रिटर्न कराएंगे। बट अभी के लिए तो रिटर्न करेगा नाम। मेथड का नाम हो गया फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी। कुछ पैरामीटर लेगा? हाँ लेगा। ये पैरामीटर में क्या रिसीव करेगा? बिल्कुल सही। ये पैरामीटर में रिसीव करेगा रोल नंबर। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। यहां भी सेलेक्ट क्वेरी लगेगी क्या? क्या यहां भी सेलेक्ट क्वेरी की जरूरत है? बिल्कुल है। क्वेरी क्या होगी? क्वेरी होगी सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक, आगे बस इतना ही? वेरी गुड। वेयर, वेयर क्या? वेयर आईडी नहीं है, रोल है हमारे कॉलम का नाम। वेयर रोल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है? यस सही है। ठीक है, आप मुझे बताइए राहुल, अब मैं चेंज कर दिया था। लेक्चर फिनिश होते होते ना मैंने स्कीमा में चेंज कर दिया था, देखो। इन माय स्कीमा आई हैव नेम। है ना? नेम एंड रोल। अगर एस अंडरस्कोर रोल है तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक। हाँ जी। वापस तो मैंने कहा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये भी सेलेक्ट है। कौन सा मेथड चलेगा? क्वेरी फॉर लिस्ट, क्वेरी और क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्या चलेगा? तो जवाब है अभी भी चलेगा क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्यों क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट क्यों चलेगा? क्योंकि मैं मान रहा हूं रोल नंबर यूनिक होगा। तो या तो एक रिकॉर्ड मिलेगा और या एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है। या तो एक रिकॉर्ड मिलेगा और या एक भी नहीं मिलेगा। है ना? और मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि मुझे सिर्फ नाम चाहिए? बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट काम कर जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए अगला स्टेटमेंट? मुझे अगला स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? बोलिए, मुझे अगला स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? कंफ्यूज? मुझे ट्राई लगाना चाहिए। नहीं राहुल, ट्राई लगाना चाहिए। कारण? क्या इस बात के चांसेस हैं कि इस रोल नंबर का कोई स्टूडेंट हो ही ना? अगर ऐसा हुआ तो क्या क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन देगा? हाँ। अगर उसे रिकॉर्ड नहीं मिला तो वह एक्सेप्शन देगा। नाम याद है एक्सेप्शन का? नाम याद है? भूल गए? वेरी गुड। कुछ एमटी एमटी करके था। वेरी गुड। ये पहला वाला एमटी रिजल्ट डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। आपको इसको करना पड़ेगा हैंडल। राइट? नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। अगर ये एक्सेप्शन आ गई तो वो हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर रिकॉर्ड ना भी मिले तो भी मेरा प्रोग्राम कंटिन्यू करे और यूजर को हम बताएं कि रिकॉर्ड नहीं मिला है। ठीक है। अब ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे? ट्राई के अंदर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, सबसे पहले नेम।
जिसको इनिशियली रखेंगे हम ब्लैंक, एंड विद इन ट्राई में कहूंगा नेम इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय JDBC टेम्पलेट डॉट क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। और क्या पास करेंगे इसको, इसको पास करेंगे दो चीजें। नंबर वन, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, नंबर वन आपकी एसक्यूएल क्वेरी। नंबर टू, आपको बताना पड़ेगा कि जो आप वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कौन से टाइप की है, लेकिन आपको इसको एक तीसरा आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा। कौन सा तीसरा आर्गुमेंट, रोल, जिससे ये क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा। गॉट इट। तो इस बार तीन आर्गुमेंट जाएंगे, क्या क्वेरी चलानी है, रिजल्ट को किस तरीके का मानना है, आने वाले रिजल्ट को स्ट्रिंग बनाना है, और प्लेस होल्डर की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह इस रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ये भी क्लियर है ना, वेरी गुड। और कैच में आकर हम क्या करेंगे, कैच में आकर हम नेम को नल कर देंगे। ठीक है, तो या तो नेम में नाम होगा और या नेम में नल होगा, ऐसा बिल्कुल, या तो नेम में नाम होगा और या तो नेम के अंदर नल होगा, है ना। इसके बाद एक फाइनली लगा लेते हैं, और फाइनली के अंदर हम लिख देंगे रिटर्न नेम। समझ आ रहा है फाइनली। फाइनली वो पार्ट है ना जो हर हाल में चलेगा, चाहे ट्राई में एक्सेप्शन आए चाहे ना आए। करेक्ट। फाइनली चलेगा ही चलेगा। हाँ चलेगा फिलहाल। इसलिए चलेगा ऋषिकेत क्योंकि, इसलिए चलेगा क्योंकि मेरे कोड में सिर्फ एक एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं और मैंने उसका कैच लगाया हुआ है। गॉट इट। लेकिन अगर मान लो मल्टीपल एक्सेप्शंस होते और मैंने एक आध का कैच नहीं लगाया होता, तो फिर फाइनली चलता, बिना फाइनली के कोड चलता, नहीं चलता। फिर मुझे फाइनली लगाना जरूरी होता। करेक्ट। चलूं आगे, यहां तक क्लियर। हाँ वही तो कह रहा हूं, लेकिन एक्सेप्शन कैच कर लेते तो मैसेज क्या लिखते, तुम्हें कैसे पता चलता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिंटेक्स की है कि रिकॉर्ड नहीं मिला ये प्रॉब्लम है, कि मल्टीपल रिकॉर्ड मिले ये प्रॉब्लम है। आप एग्जैक्ट मैसेज कैसे दिखाते। अरे तो रिटर्न क्या करते, ये तो तुम यहां प्रिंट कर रहे हो, हमें तो रिटर्न करना है ना। रिटर्न टाइप में क्या आता फिर। हाँ तो कैसे चलता बिना फाइनली के रिटर्न नल। हाँ हाँ, तो आपको कैसे पता चलता प्रॉब्लम क्या है, वो जनरलाइज मैसेज हो जाता ना। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा रिपोजिटरी का काम कंप्लीट। अब होगा ये कि अगर रिकॉर्ड मिल गया तो लाइन नंबर 32 के बाद क्या चलेगा। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो लाइन नंबर 33 के बाद, सॉरी, सीधे चलेगी लाइन नंबर 37। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर लाइन नंबर 33 के बाद 35, और 35 के बाद 37। ठीक है, लेकिन रेपो से बात कौन करेगा। तो जवाब है रेपो से बात सर्विस करेगी। तो हमारा अगला टास्क होगा सर्विस में आए। क्या सर्विस में इन्हीं नामों के मेथड बनाए जा सकते हैं, यही दोनों को कॉपी पेस्ट कर दूं, विल इट वर्क। बिल्कुल दिस विल वर्क, बस आपको अंदर का लॉजिक थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास यहां JDBC टेम्पलेट नहीं होगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, यहां के गेट काउंट में मैं सिर्फ दो लाइन का कोड लिखूंगा, और वो होगा इंट काउंट इज इक्वल्स टू, हमारे पास रेपो का ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे रेपो डॉट गेट काउंट, और जो रिटर्न होगा उसे रिटर्न कर देंगे। इसी तरह से यहां ये स्ट्रिंग विंग सब हट जाएगा, यहां हम बोलेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, पास कर देंगे रोल, और यहां से इसको करवा देंगे रिटर्न। ये हो गया हमारा सर्विस का काम पूरा, है ना। एक लाइन में भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही। अब आ जाइए आप अपनी मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास में क्या चेंजेस होंगे, पहले तो मैं इसको रिफैक्टर कर दूं। सो आई एम रीनेमिंग इट टू एग्जाम्पल टू एप्लीकेशन, ये हमारी एग्जाम्पल टू हो गई। नेक्स्ट करा मैंने, फिनिश करा। प्रॉपर्टीज में जाकर भी इसका नाम बदल देते हैं ताकि आउटपुट में सही नाम दिखे हमें। ठीक है, तो यहां भी नाम मैंने चेंज करा। ठीक है, अब बताइए यहां क्या चेंज आएगा, पहला बड़ा चेंज क्या आएगा, पहला बड़ा चेंज क्या आएगा। तो जवाब है पहला बड़ा चेंज ये आएगा, नहीं नहीं वो तो बात की बात है, आपको लूप लगाना पड़ेगा। नहीं राहुल, लूप लगाना पड़ेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जाएंगे ना। क्वेश्चन में ये था ना, आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने, ये देखिए
देन इन द मेन क्लास एक्सेप्ट इनपुट फॉर मल्टीपल स्टूडेंट। ठीक, तो अब हमको लूप लगाना पड़ेगा। लूप के अंदर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा? क्या आपको सर्विस ऑब्जेक्ट बार बार बनाना है? बोलिए हाँ या ना। नहीं। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बार बार चाहिए? बोलिए हाँ। स्कैनर बार बार चाहिए? नहीं। तो स्कैनर को यहां से कट करके अपन यहां भेज देते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं एक डू ब्लॉक। तो ये हमारा डू ब्लॉक होगा, जिसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये पूरा इनपुट का कोड चलेगा। इनपुट के कोड के बाद सेव होगा। सेव से पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या होगी? सेव से पहले हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या होगी, जल्दी बताएं। जल्दी। सेटर्स कॉल होंगे। एस डॉट सेट नेम, है ना? सेट नेम के अंदर नेम सेट करेंगे। एस डॉट सेट रोल, रोल नंबर सेट करेंगे। एस डॉट सेट परसेंटेज, परसेंटेज सेट करेंगे। है ना, क्योंकि आपने डीआई नहीं करवाया अपनी इस क्लास के अंदर, इसलिए सेटर्स आपको कॉल करने हैं। इसके बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे? सेव करने के बाद यूजर से पूछेंगे एनी मोर। ठीक है, ऑप्शंस के तौर पे आप उसको देंगे यस और नो। ठीक, जो वो देगा वो आप अपने वेरिएबल चॉइस में रख लेंगे। ठीक, चॉइस की डेटा टाइप वेरी गुड, चॉइस की डेटा टाइप स्ट्रिंग, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया स्ट्रिंग चॉइस। ठीक है, रिटर्न वैल्यू किस में रखेंगे? रिटर्न वैल्यू चॉइस में रख लेंगे। चॉइस इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट। एम आई राइट? वेरी गुड। और यहां क्या आ जाएगा कंडीशन में? इतनी बड़ी गड़बड़ राहुल। जावा के अंदर डबल इक्वल टू से स्ट्रिंग कंपेयर होती है ऋषिकेत। जावा के अंदर डबल इक्वल टू लगता है क्या स्ट्रिंग्स के लिए? नेवर। जावा में स्ट्रिंग्स कंपेयर होती हैं इक्वल्स या फिर इक्वल्स इग्नोर केस। गॉट इट? अगर आप डबल इक्वल टू लगाओगे तो कंडीशन हमेशा फॉल्स होगी। सो विल गो फॉर इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, अब जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तब हम बाहर आकर ये चेक करेंगे कितने रिकॉर्ड्स ऐड हुए। और इसके लिए हम सर्व का एक और बार मेथड कॉल करेंगे गेट काउंट, और यहां बोलेंगे टोटल रिकॉर्ड्स सेव्ड प्लस, और यहां पर प्रिंट हो जाएगी काउंट की वैल्यू। वेरी गुड। फिर इसके बाद फिर इसके बाद हम यूजर से एक स्टूडेंट का रोल नंबर मांगेंगे। तो मैं कहूंगा इंट रोल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोल नंबर टू सर्च। एंटर रोल नंबर टू सर्च। जो भी यूजर आपको रोल नंबर देगा वो आप अपने रोल वेरिएबल में रख लेंगे। रोल इज इक्वल्स टू केबी डॉट नेक्स्ट इन। ये भी क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सर्व डॉट फाइंड बाय आईडी, पैरामीटर में जाएगा रोल। फिर क्या करोगे, कैसे पता चलेगा नाम मिला कि नहीं मिला? तो इफ लगा के पता चलेगा। हम चेक करेंगे क्या नेम में नल आ रहा है। अगर नेम में नल आ रहा है, इसका मतलब हम यहां कह देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एम आई राइट? ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब रिकॉर्ड मिल गया है, तो हम कह देंगे नेम इज प्लस नेम। आ रहा है समझ? क्लियर है? गुड। तो अब रन करते हैं एग्जाम्पल 2 को। इसमें एरर क्यों आ रही है? शायद एक ब्रेस कम है। एक ब्रेस और बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी ठीक है। नो एरर्स नाउ। करिए राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक, प्रोग्राम ने कहा रोल नंबर दो, मैंने कहा 101। नाम दो, मैंने कहा अमित। परसेंटेज मैंने कहा 75.4। और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है? आई सेड हाँ करना है। प्रोग्राम ने एक और रिकॉर्ड मांगा 102।
नाम दीपक, परसेंटेज 65.3। एक और रिकॉर्ड करना है? हाँ, एक और करना है। रोल नंबर 103, नाम चेतन, परसेंटेज 78.2। ठीक है, अब करना है? मैंने कहा नहीं करना। ठीक है, कितने रिकॉर्ड? 3 रिकॉर्ड। किसका रोल नंबर ढूंढना है? मैंने कहा 103। कौन है 103? जल्दी फटाफट, डेटा आपके सामने है, उसमें भी नहीं बता पा रहे हैं। 103 किसका रिकॉर्ड है? व्यू नहीं हो रहा? दिख तो रहा है, कैसे नहीं हो रहा? वेरी गुड, चेतन। तो हमें आंसर मिलना चाहिए, नेम इज चेतन। और अगर मैं इसी पीस ऑफ कोड को एक बार और रन करता हूं, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, रिकॉर्ड देता हूं 101। वो पिछला वाला 101 का क्या हुआ होगा? वो पिछले वाले 101 का क्या हुआ होगा? अभी जब मैंने कोड रन करा था तब भी 101 दिया था, उस 101 का क्या हुआ? नहीं धीरज, ओवरराइट नहीं, डिलीट हो गया होगा। क्योंकि जो हम इस वक्त डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो कौन सा है? जो इस वक्त हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो H2 है। और अर्पित, H2 अपना डेटा कहां रखता है? H2 अपना डेटा कहां रखता है? वेरी गुड, H2 अपना डेटा मेन मेमोरी के अंदर रखता है। क्योंकि डेटा मेन मेमोरी में है, वो सर्वाइव ही तभी तक करता है जब तक क्या होगा? वो सर्वाइव ही तभी तक करेगा, वेरी गुड, जब तक आपकी एप्लीकेशन अप है। द मोमेंट एप्लीकेशन गोज डाउन, द डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, तो मैंने यहां पे कह दिया 101। ठीक, 101 के बाद मैंने एंटर प्रेस करा, नाम दिया मान लीजिए इस बार रवि। ठीक है, परसेंटेज रवि की मैंने दी 50.4। एक और रिकॉर्ड, हाँ एक और रिकॉर्ड, इस बार दो ही रिकॉर्ड लेते हैं। 102, नाम गगन, परसेंटेज 70.4। 50.4 और 70.4, रवि और गगन। और रिकॉर्ड चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक, किसका रोल नंबर ढूंढना है? 103 का ढूंढना है। 103 है? नहीं है। प्रोग्राम ने कह दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट ना हो तो कहानी को आगे बढ़ाए और चले प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ। वेरी गुड। अब आप जो 2 दिन से कर रहे हैं वो सिर्फ आपको थोड़ा सा डेटाबेस प्रोग्रामिंग पे कंफर्टेबल करने के लिए था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कभी भी H2 डेटाबेस के ऊपर नहीं बनती। H2 डेटाबेस सिर्फ प्रोटोटाइपिंग के लिए, इमीडिएटली आपको कुछ करके दिखाना हो अपने क्लाइंट के सामने, उसके लिए। एक्चुअली आपको वो डेटाबेस यूज करना है जो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर कर पाए। और डेटा परमानेंटली स्टोर तभी होगा जब आप किसी, फटाफट जवाब दीजिए, जब आप किसी, कंप्लीट करिए मेरी बात। डेटा परमानेंटली तभी स्टोर होगा जब आप किसी, वेरी गुड, RDBMS, वेरी गुड, जो सर्वर पे रन होता हो, उस पर्टिकुलर डेटाबेस को यूज कर पाए। और हम लोग के लिए वो डेटाबेस होगा माई एसक्यूएल। ठीक है, अब सवाल आता है, अगर हम माई एसक्यूएल से कनेक्ट करते हैं तो हमारे कोड में क्या स्टेप्स बदलेंगे? तो जवाब है बहुत मिनिमम चेंजेस के साथ हम इस कोड को माई एसक्यूएल के ऊपर चला पाएंगे। क्या चेंजेस के साथ? गौर कीजिएगा। नंबर 1, हमें कोई स्कीमा डॉट एसक्यूएल की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण सिंपल है, अगर हम माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो टेबल क्रिएट माई एसक्यूएल में जाकर होगी। बिल्कुल, टेबल क्रिएट माई एसक्यूएल में जाकर होगी, है ना? और टेबल क्रिएट बैकएंड डेवलपर करेगा जो डेटाबेस मैनेज कर रहा है। बिल्कुल, जो डेटाबेस मैनेज कर रहा है टेबल वो क्रिएट करेगा। एज अ जावा डेवलपर आपको टेबल कभी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी स्प्रिंग जेडीबीसी में। टेबल क्रिएट आप माई एसक्यूएल में जाकर करेंगे। और अगर आपको लग रहा है वो भी ना करना हो तो मैं नहीं चाहता हूं टेबल भी क्रिएट करनी पड़े जाकर माइस्क्वेल में, तो एक वीक रुक जाइए। एक वीक के बाद क्या पढ़ेंगे? एक वीक के बाद पढ़ेंगे डेटा जेपीए, और वो आपके लिए खुद ही टेबल भी क्रिएट कर देगा। बट अभी के लिए मैं मान रहा हूं टेबल क्रिएशन तो हमें करनी होगी, तो स्कीमा डॉट एसक्यूएल हम हटा देंगे और टेबल हम जाकर माइस्क्वेल में क्रिएट कर लेंगे। नंबर 2, हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में H2 की डिपेंडेंसी ऐड की है। हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में H2 की डिपेंडेंसी ऐड की है। तो जवाब है बिल्कुल की है, देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस फॉर्म डॉट एक्सएमएल को ओपन करूं और डिपेंडेंसीज वाले पोर्शन को चेक करूं, लेट मी स्ट्रेच इट डाउन। थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो आपको यहां पर H2 डेटाबेस का नाम दिखेगा। कैन यू सी दिस?
वेरी गुड। तो अब हमें इस डिपेंडेंसी की जगह किसकी डिपेंडेंसी चाहिए? हमें इसकी जगह चाहिए MySQL की डिपेंडेंसी। और क्योंकि MySQL एक प्रॉपर डेटाबेस है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में MySQL से रिलेटेड कनेक्शन डिटेल्स देनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको याद होगा जो H2 डेटाबेस है उसे कॉन्फ़िगर स्प्रिंग खुद ही कर देता है। जो H2 डेटाबेस है उसे कॉन्फ़िगर स्प्रिंग खुद ही कर देता है, हाँ। लेकिन जो MySQL डेटाबेस है उसे कॉन्फ़िगर करना किसका काम? जो MySQL डेटाबेस है उसे कॉन्फ़िगर करना डेवलपर का काम। इट्स योर जॉब कि आप इस पर्टिकुलर डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करें, एंड दैट्स द रीजन कि आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर इसको ऐड करेंगे। ये भी क्लियर हुई बात? ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो ब्रॉडली हमें कौन कौन से स्टेप से जाना पड़ेगा अपने कोड को MySQL से कनेक्ट करने के लिए। तो ब्रॉडली आपको 7 स्टेप लेने हैं, लेकिन अधिकतर स्टेप आपके पिछले वाले स्टेप से ही मैच करेंगे। ठीक है। नंबर 1, आप एक टेबल बनाएंगे। जो अभी तक आप स्कीमा डॉट एसक्यूएल में लिखते थे वो स्कीमा डॉट एसक्यूएल में ना लिखकर आप MySQL के अंदर जाकर लिखेंगे, जो मैं अभी 2 मिनट में आपके सामने करूंगा। नंबर 2, आप अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे। पर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर आप H2 डिपेंडेंसी की जगह MySQL की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। अदर देन दैट, क्या स्प्रिंग जेडीबीसी ऐड करना पड़ेगा? हाँ, वो तो करना पड़ेगा। स्प्रिंग जेडीबीसी पहले भी था, अभी भी होगा, पर H2 रिप्लेस हो जाएगा विद MySQL डेटाबेस ड्राइवर। नंबर 4, आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना होगा और आपको MySQL से रिलेटेड मिनिमम, गेस करिए कितनी प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी? मिनिमम, वेरी गुड, बिल्कुल सही, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4। तो मिनिमम आपको 3 प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी। वो कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपकी रेपो जैसी थी वैसी ही रहेगी, आपकी डाउ सेम रहेगी, आपकी सर्विस सेम रहेगी, जेडीबीसी टेम्पलेट अभी भी यूज होगा, और मेथड्स भी आपके सेम टू सेम रहेंगे। थ्योरेटिकली क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब आपका अगला स्टेप होगा MySQL को यूज करना। तो आई होप आप सबके सिस्टम पे MySQL इंस्टॉल्ड है। और अगर नहीं है तो आता है करना? MySQL इंस्टॉल कैसे करते हैं आता है? अगर नहीं आता है तो मैं आपके साथ इंस्टॉलेशन गाइड शेयर कर दूंगा। राइट, आपके ग्रुप में इंस्टॉलेशन गाइड आ जाएगी, उसको फॉलो करके याद से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और बस एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि जब इंस्टॉल करेंगे तो आपसे रूट यूजर का पासवर्ड पूछा जाएगा। जब आप इंस्टॉल करेंगे MySQL, वो आपसे रूट नहीं, आईडी नहीं पूछेगा राहुल। आईडी बाय डिफॉल्ट बोलेगा, आईडी होती है रूट। वो आपसे सिर्फ पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड रूट यूजर का वो रखिएगा जो आपके लिए आसान हो और आप याद रख पाए, क्योंकि अगर इसका पासवर्ड भूल गए तो लॉगिन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। जैसे मैंने अपने रूट यूजर का पासवर्ड root123 रखा है, आपने जो भी रखा हो वो पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पासवर्ड की जरूरत आपको प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करते वक्त भी पड़ेगी। तो आपका पहला काम होगा MySQL स्टार्ट करना। आप अगर MySQL यूज कर चुके हैं तो आपको पता होगा MySQL आपको 2 तरीके के ऑप्शन देता है। या तो आप MySQL का यूज कर लें कमांड लाइन क्लाइंट, और या आप MySQL का यूज कर लें वर्कबेंच। MySQL का वर्कबेंच अपने आप में कौन है? MySQL का वर्कबेंच अपने आप में GUI है। हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम लोग यूज करेंगे MySQL का कमांड लाइन क्लाइंट, ताकि आपका थोड़ा कमांड्स पे प्रैक्टिस हो, आपका कमांड्स पे हाथ सेट हो, और आप MySQL को वाया कमांड यूज करना सीखें। है ना? तो हम कमांड लाइन क्लाइंट को स्टार्ट करेंगे और बाकी के काम आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ठीक, तो यहां पर इसको रोकते हैं एंड लेट स्टार्ट MySQL। MySQL को स्टार्ट करने के लिए आपको बस यहां पर लिखना है MySQL। जैसे ही लिखेंगे आपके सामने कमांड लाइन क्लाइंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कीजिए। MySQL की आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है, ये MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट है। इसलिए विंडोज का CMD नहीं चलाना है, हमको लिखना है MySQL कमांड लाइन। अब वो सीधे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, इसका मतलब उसने यूजर नेम पहले डिसाइड कर लिया है। बिल्कुल, उसने यूजर नेम पहले ही डिसाइड कर लिया है, विच इज रूट। तो ये हमारा पासवर्ड क्या हो जाएगा? हमारा पासवर्ड हो जाएगा root123। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, गॉट इट, आपका पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा, अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यहां तक समझ आ रहा है? चलो आगे, डन, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अब हमारा अगला स्टेप होगा MySQL के अंदर डेटाबेस बनाना। MySQL की हायरार्की मैं आपको समझा दूं इन केस आपको जरा डाउट हो। MySQL के अंदर आप क्या क्या बनाते हो?
माई एसक्यूएल के अंदर आप तीन चीजें बनाते हो, ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर यूजर होता है, यूजर के अंदर कौन होता है, यूजर के अंदर डेटाबेस होता है, और डेटाबेस के अंदर टेबल होती है। ये माइस्क्वेल की हायरार्की चलती है। ये जो यूजर होता है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यूजर बना हुआ है। यस, यूजर बना हुआ है और वो यूजर है रूट, है ना। हमको बनाना है सिर्फ दो चीजें, डेटाबेस और टेबल। ठीक, सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर माइस्क्वेल में ऑलरेडी कितने डेटाबेसेस हैं। आई होप कमांड आपको पता होगा, नहीं पता है तो चेक करें। कमांड है शो डेटाबेसेस। ये लिखकर सेमीकोलन लगाइए, एंटर स्ट्राइक करिए, आपको वो सारे डेटाबेस के नाम दिख जाएंगे जो ऑलरेडी माईएसक्यूएल के अंदर बने हुए आ रहे हैं। इनकेस बहुत लिस्ट कम आ रही है, इसका मतलब आपने डिफॉल्ट डेटाबेसेस यूज करें, खुद का कोई डेटाबेस आपने अभी नहीं बनाया है। अब मैं इस एप्लीकेशन के लिए अपना एक डेटाबेस बना रहा हूं। मैं डेटाबेस का नाम दे रहा हूं स्टूडेंट DB3। तो मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट DB3। ठीक है, गौर करिएगा, नाम स्टूडेंट DB3 दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्टूडेंट DB, स्टूडेंट DB1 ऐसे डेटाबेसेस दूसरे यूजर में अवेलेबल है। बल्कि मैं इसका नाम देता हूं स्कूल DB। तो क्या होगा, स्लाइड्स के साथ मैच कर जाएगा। तो मैं दे रहा हूं स्कूल DB3। आई ऑलरेडी हैव स्कूल DB एंड स्कूल DB2, सो आई एम गिविंग इट एज स्कूल DB3। अब ये जो स्कूल DB3 है, ये मेरा डेटाबेस है। क्या इतने से कमांड से डेटाबेस बन गया होगा? तो जवाब है बिल्कुल बन गया होगा। ठीक है, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, सिर्फ बना है अभी। अगर आपको देखना है बन गया, इसका प्रूफ क्या है, शो डेटाबेसेस पे एंटर करिए। जैसे ही एंटर करेंगे आपको स्कूल DB3 भी दिख रहा होगा। कैन यू सी दिस, स्कूल DB3, है ना। वेरी गुड। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? अब आपका अगला स्टेप होगा इस पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्टिवेट करना। एक्टिवेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? एक्टिवेट करने के लिए आप लिखेंगे यूज स्कूल DB3, स्कूल, राइट, स्कूल DB3। जैसे ही आप लिखेंगे यूज स्कूल DB3, आपका डेटाबेस एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे पता कि अब आपका डेटाबेस एक्टिवेट हो गया है? तो हमारे पास कमांड होता है सेलेक्ट डेटाबेस। जैसे ही आप लिखेंगे सेलेक्ट डेटाबेस, राइट, और आप एंटर स्ट्राइक करोगे, बताया जाएगा कि आपका इस समय जो एक्टिव डेटाबेस है दैट इज स्कूल DB3। ये भी समझ आया? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको टेबल क्रिएट करनी है। ठीक, टेबल क्रिएट करने का बिल्कुल सेम कमांड है जो कमांड आपने schema.sql में लिखा था। इवन MySQL की डेटा टाइप्स भी, गौर करिएगा, बिल्कुल सेम होती हैं, राइट, दे आर एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम। तो मैं यूज कर रहा हूं द कमांड विच इज क्रिएट टेबल, है ना। टेबल का नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं अगेन स्टूडेंट्स। ये मेरी टेबल का नाम हो गया। ब्रैकेट के अंदर एक कॉलम मैंने दिया रोल, डेटा टाइप मैंने दी इंट, दूसरा कॉलम मैंने दिया नेम, डेटा टाइप मैंने उसकी दी अपनी तरफ से वैर कैर। ठीक है, साइज मैंने दे दिया 20 कैरेक्टर तक का मैं नाम लूंगा। और तीसरा मैंने कॉलम दिया परसेंटेज, डेटा टाइप उसकी मैंने दे दी डबल। गॉट इट? उसके बाद कॉमा। और माई एसक्यूएल आपको रिकमेंड करता है कि आप अपनी टेबल में एक प्राइमरी की जरूर रखें। तो मैंने एक प्राइमरी की रखी जिसका नाम मैंने दे दिया रोल। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, इफ एवरीथिंग इज ओके, आपको मैसेज मिलना चाहिए क्वेरी ओके, राइट। इसका मतलब आपकी टेबल हो गई है क्रिएट। ठीक है, कैसे दिखेगी? तो आप कमांड लिखेंगे शो टेबल्स। जैसे ही आप कहेंगे शो टेबल्स, जिस डेटाबेस में आप हैं आपको उसकी सारी टेबल दिख जाएंगी। कितनी टेबल है हमारे पास? एक ही टेबल है, तो एक ही नाम दिख रहा है स्टूडेंट्स, राइट। अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट्स टेबल में क्या क्या है, तो इसके लिए कमांड होगा डिस्क्राइब। आप डिस्क्राइब लिखें और उसके बाद लिख दें स्टूडेंट्स। जैसे ही आप लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट, टेबल का आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कॉलम 3 है, रोल नेम परसेंटेज, डेटा टाइप इंट वैरचर और डबल है, और बाकी की चीजें फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। बाकी की चीजें ये बता रही हैं कि नल वैल्यूज अलाउड है या नहीं है। जैसे आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर में नल अलाउड नहीं है। क्यों नल अलाउड नहीं है? क्योंकि रोल नंबर को क्या बना दिया है? रोल नंबर को बना दिया है प्राइमरी की, है ना, प्राइमरी की बना दिया है बेटा। रोल नंबर को डबल नहीं बना दिया है, प्राइमरी की है, इसलिए वो नल अलाउ नहीं करेगा। लेकिन नेम और परसेंटेज नल अलाउ करेंगे। यस, नेम और परसेंटेज में नल चला जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम ये नल वाली चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेबल में रिकॉर्ड कितने हैं अभी? टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये चेक करने के लिए मैं कहूंगा सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम स्टूडेंट्स। आउटपुट में क्या आएगा? अगर मैं कहूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, आउटपुट में मुझे मिलना चाहिए नो रो सिलेक्टेड, राइट? तो मुझे आउटपुट मिल रहा है एम्प्टी सेट। चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक, ये हुआ आपका डेटाबेस क्रिएट करने तक का काम पूरा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। इफ एवरीथिंग इज गुड मैं आगे बढ़ूं। नो डाउट्स, वेरी गुड। अब चलते हैं अपन स्प्रिंग की तरफ। आगे का काम आपको स्प्रिंग में करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करते हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है, अपन उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसकी अपन बना लेते हैं कॉपी। सो लेट मी क्लोज एवरीथिंग। इन सबको मैंने क्लोज करा और अगला टास्क होगा मेरा, अपने प्रोजेक्ट की अपन कॉपी बनाते हैं। इसके लिए मैं स्प्रिंग जेडीबीसी एग्जाम्पल 2, नहीं एग्जाम्पल 1 को लेते हैं। एग्जाम्पल 1 को लेता हूं, कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहां पर कर देता हूं पेस्ट। ये हो गया मेरा स्प्रिंग बूट जेडीबीसी एग्जाम्पल 3। देन एज वी डिस्कस, हमें H2 की जगह किसकी डिपेंडेंसी चाहिए? हमें H2 की जगह माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी चाहिए, है ना? आप ये बताइए, प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है? प्रोजेक्ट बन गया है आपका? तो जवाब है हाँ, प्रोजेक्ट तो बन गया है। फॉर्म डॉट एक्सएल भी बन गई है। आपको इस डिपेंडेंसी को हटाना है और इसकी जगह ऐड करना है माई एसक्यूएल। ठीक, अब वो कैसे करेंगे? तो यहां आपकी एक बार फिर मदद कौन करेगी? वही वेबसाइट करेगी जिसपे आपने लास्ट टाइम विजिट करा था, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाइए और यहां जाकर जैसे इसका मेन पेज आएगा, टॉप राइट पे आपको एक बटन दिखेगा, दिख रहा है? टॉप राइट पे आपको एक बटन दिखेगा जिसका नाम है ऐड डिपेंडेंसी। इस पे क्लिक कीजिए। यहां टाइप करेंगे आप उस पर्टिकुलर ड्राइवर का नाम जो आप जिसकी आपको डिपेंडेंसी चाहिए। तो हमें किसकी चाहिए, H2 की कि माई एसक्यूएल की? हमें चाहिए माई एसक्यूएल की। तो आप लिखेंगे माई एसक्यूएल, राइट, सेलेक्ट कर लीजिए। अब लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि आप जनरेट पे क्लिक करें तो आपको पूरी जार फाइल बनाकर मिल जाएगी। इस बार जनरेट पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूं, मुझे सिर्फ डिपेंडेंसी चाहिए। तो आप एक्सप्लोर पे क्लिक करें। एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरनल कोड ओपन होगा। अब इसमें से आप वो चूज कर लें जो आपके ड्राइवर की डिपेंडेंसी है। तो क्या मुझे ये वाली डिपेंडेंसी चाहिए, है ना? इसको कर लीजिए आप कॉपी, लौटिए अपने एसटीएस में, और जहां आपने H2 करा हुआ है उसकी डिपेंडेंसी को हटाकर माई एसक्यूएल की डिपेंडेंसी ऐड कर दें। एप्लीकेशन को सेव करें, रिलेटेड ड्राइवर्स अपने आप डाउनलोड हो जाएंगे। क्लियर हुआ स्टेप नंबर 3? गुड। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 क्या था? कि आपको प्रॉपर्टीज फाइल में जाना है और वहां जाकर माई एसक्यूएल से रिलेटेड कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है। मैंने क्या बोला था आपको, मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? तो मिनिमम आपको 3 प्रॉपर्टीज बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो मिनिमम 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? तो पहली प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। ऐसे ही लिखना है क्या? सेम, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, क्योंकि स्प्रिंग बूट इसी नाम की प्रॉपर्टी को सर्च करता है। ठीक है, तो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। यहां पर क्या आएगा? यहां पर आपका डेटाबेस का यूआरएल आएगा। यूआरएल में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, याद है आपको? यूआरएल में क्या क्या चीजें बताई जाती हैं? तो आपको याद होगा, यूआरएल में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं JDBC:MySQL। ये हो गया आपके डेटाबेस का नाम। इसके बाद फिर एक कोलन, डबल फॉरवर्ड स्लैश, आपके डेटाबेस सर्वर का आईपी एड्रेस, जहां पर भी आपका डेटाबेस रन हो रहा है। पर क्या मेरा डेटाबेस इसी लैपटॉप पे रन हो रहा है? बोलिए, है ना? क्योंकि वो इसी लैपटॉप पे रन हो रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा लोकल होस्ट। माइस्क्वेल का पोर्ट नंबर देना पड़ता है। आपने काम करा है अगर माइस्क्वेल पे तो आपको याद होगा, इसका पोर्ट नंबर फिक्स होता है 3306। ये माइस्क्वेल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। और फॉरवर्ड स्लैश करके आपको आपके डेटाबेस का नाम देना है। हमारे डेटाबेस का क्या नाम था? ना, गलत बात। स्टूडेंट तो हमारी टेबल का नाम था। हमारे डेटाबेस का नाम था SchoolDB3, है ना? स्टूडेंट दे देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। स्टूडेंट तो टेबल का नाम है, डेटाबेस का नाम देते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम मेंशन करते हैं JDBC और हमारे डेटाबेस टेक्नोलॉजी का नाम। ठीक है,
बिल्कुल। उसके बाद हम पास करते हैं आईपी एड्रेस, उसके बाद हम पास करते हैं पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर के बाद हम पास करते हैं डेटाबेस का नाम। ये पहली चीज है, पहली प्रॉपर्टी है जो आप प्रॉपर्टीज फाइल में जाकर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक, दूसरा क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? दूसरा आपको बताना पड़ेगा आपके यूजर का नाम। कौन है हमारा यूजर, किस यूजर में हमारा डेटा है? तो फिलहाल तो हमारा यूजर रूट है। और तीसरा आपको बताना पड़ेगा पासवर्ड। ठीक है, अब आप चाहें तो एक चौथी प्रॉपर्टी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वो होता है ड्राइवर क्लास का नाम। क्या नाम? ड्राइवर क्लास का नाम। लेकिन ये ऑप्शनल है। स्प्रिंग बूट इतना इंटेलिजेंट है कि जब आप MySQL की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, वो खुद ही एप्रोप्रिएट ड्राइवर डाउनलोड कर लेगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर कौन सा लेना है। एम आई राइट? आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ड्राइवर कौन सा लेना है, स्प्रिंग बूट खुद ही डिसाइड कर लेगा कौन सा ड्राइवर यूज होना है। चलूं आगे? है ना, वेरी गुड। चलिए, तो इतने को सीखते हुए अपन चलते हैं अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में। कहां मिलेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, किधर होती है? रिसोर्सेज में। तो आप रिसोर्सेज में जाइए, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को ओपन करिए। सबसे पहले तो अपन रीनेमिंग कर ले। तो मैं गया मेन जावा में, पहले तो इसको रीनेम करा मैंने, रिफैक्टर, रीनेम एग्जाम्पल 3। रीनेम करने का बस एक बेनिफिट है कि जो लॉग्स प्रिंट होते हैं, जो मैसेजेस प्रिंट होते हैं, उनसे पता लगता है एप्लीकेशन कौन सी रन हो रही है। बाकी नहीं भी करेंगे तो कोड काम करेगा। और यहां भी मैंने 3 कर दिया। अब जो 3 प्रॉपर्टीज कोड करनी है उनको कोड करना। पहली है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल इज इक्वल्स टू JDBC कोलन माई एसक्यूएल कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कोलन 3306 फॉरवर्ड स्लैश स्कूल DB। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लिखेंगे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम इज इक्वल्स टू आई टाइप रूट। क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर मैं कहूंगा स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड इज इक्वल्स टू रूट 123। ये भी क्लियर? ठीक है, और इतने को कर दीजिए आप सेव। आप चाहें तो ड्राइवर का नाम लिख सकते हैं, मैंने स्लाइड में दिया हुआ है। ये है हमारे MySQL के ड्राइवर का नाम, com.mysql.cj। cj का मतलब होता है कनेक्टर जे, .jdbc.driver। इफ यू विश आप ये भी लिख सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलो आगे। गुड। अब ये बताइए और क्या चेंज आएगा आपके कोड में। अब ये बताइए और क्या चेंज आएगा आपके कोड में, जल्दी बताइएगा। कोई चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड धीरज, यही पावर है स्प्रिंग बूट की। आपने देखा, आपने अपना बैकएंड बदला, लेकिन आपको अपने कोड के अंदर एक लाइन नहीं बदलनी पड़ी। ना आपको आपके मॉडल में कोई चेंज करना है, ना आपको आपकी रेपो में कोई चेंज करना है। सबसे बड़ी बात, जो JDBC टेम्पलेट अभी तक HQ से कनेक्टेड था, वो अब MySQL से कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, यही तो स्प्रिंग बूट का क्या है, जल्दी बोलो, कौन सा फीचर? यही तो स्प्रिंग बूट का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन फीचर है। आपकी डिपेंडेंसीज देखकर वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा आपके लिए MySQL डेटाबेस। ये भी क्लियर हुआ? है ना? और ये जो schema.sql है, डू वी नीड दिस? वेरी गुड सुमित, कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत आपको सिर्फ H2 के लिए है। ठीक है, रहेगी तो भी कोई नुकसान नहीं है, हट जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रन आर एग्जाम्पल 3। लेट अस सी क्या होता है और हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, प्रोग्राम रन हुआ, एज यू कैन सी कनेक्टिविटी हो गई। नहीं हुई होती तो प्रोग्राम एक्सेप्शन थ्रो करता। सब कुछ बढ़िया है, कनेक्टिविटी हो गई है। मैंने रोल नंबर 101 डाला, नाम मैंने अमित डाला, परसेंटेज मैंने अमित की 67.8 डाली। राइट, एंटर स्ट्राइक करा मैंने, मुझे मैसेज मिल गया रिकॉर्ड इंसर्टेड 1। जी ऋषिकेश, बिल्कुल ओरेकल विल ऑल्सो वर्क, लेकिन ओरेकल क्योंकि पेड है ना, इसलिए एमवीएन रिपोजिटरी पे उसके फ्री वर्जन अवेलेबल नहीं है।
ओरेकल के लिए ड्राइवर आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। ओरेकल कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है ना, फ्री अवेलेबल नहीं है। ठीक, अब आ जाइए आप बैकएंड पे। यहां आकर चेक करिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्या अब रिकॉर्ड मिलेगा? यस। ठीक है, स्टूडेंट्स। हमें क्यों नहीं मिल रहा? रिकॉर्ड तो इंसर्ट हो गया होगा। ना ना ना, कुछ भी चेंज नहीं होना है। स्कूल DB3, तो स्कूल DB3 में ही तो है, मैंने कुछ और नाम लिख दिया है क्या? प्रॉपर्टीज में क्या नाम लिखा है? हो, स्कूल DB लिख दिया है, यस। तभी तो डेटा चला गया स्कूल DB में। ठीक है, एक बार फिर से रन करते हैं। दिस इज आर स्कूल DB3। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, डेटाबेस का नाम हमने वो दे दिया जो दूसरा डेटाबेस है। अच्छा, तो ये डेटाबेस बन गया होगा कि ये होना होना चाहिए था? ये जो स्कूल DB डेटाबेस है, क्या आपके JDBC ने इसको बना दिया होगा, या ये पहले से अवेलेबल होना चाहिए तो चलेगा कोड? तो जवाब है होना चाहिए, डेटाबेस बना नहीं देगा ये, है ना। इसलिए चल गया क्योंकि बाय चांस ये डेटाबेस मेरे MySQL रूट यूजर के अंदर था। बहरहाल, ठीक, मैं 101 लिखूंगा। एंटर नेम पे मैंने कह दिया अजय। परसेंटेज मैंने कह दी 89.5। ठीक, प्रोग्राम ने कह दिया रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब जाकर अगर अपन बैकएंड पे चेक करें, हम्म रोल नंबर 0, नाम नल, परसेंटेज 0, ऐसा क्यों भाई? लेट अस डिबग द कोड, कहां प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज सो एंड सो। हमने डेटा सेट नहीं करा क्या मेन में? हाँ, हमने डेटा ही सेट नहीं करा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। हमें डेटा भी सेट करना पड़ेगा ना। गुड, तो चलिए, तो क्या करें, आप यहां से कैसे हटाएं? यहां से हटाने के लिए कहिए डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड हट जाएगा जो बाय डिफॉल्ट पड़ा होगा। यस, जो बाय डिफॉल्ट आपने नल रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया था वो हट जाएगा। अब इससे पहले कि आप सेव कॉल करें, हमें कहना पड़ेगा एस डॉट सेट रोल, रोल नंबर सेट हो गया। एस डॉट सेट नेम, नेम सेट हो गया। एस डॉट सेट परसेंटेज, परसेंटेज भी सेट हो गई। ठीक है, रन कीजिए। अब एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो मैंने कोड रन करा। एंटर रोल नंबर 101, नाम अनिल, परसेंटेज 65.4। ठीक, रिकॉर्ड इंसर्टेड। चेक करिए। डिलीट चला दिया मैंने, सॉरी। वन मोर टाइम। हम्म दिस इज रिकॉर्ड ऑफ अनिल, जो ये प्रूव कर रहा है कि आपका डेटा परमानेंटली जाकर बैकएंड पे हो गया है सेव। चलूं आगे? चलिए, अब इससे पहले कि मैं आपको स्प्रिंग JDBC में कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ाना शुरू करूं, बहुत दिनों से हम एक गलती कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आपको वो गलती करने दे रहा था, बट नाउ इट्स हाई टाइम कि हम अपनी उस गलती को सुधारें। ठीक है, कौन सी गलती की बात मैं कर रहा हूं? हम जब से स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में ये है कि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन में कोई क्लास बनाएंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई एनोटेशन लगाएंगे। आप याद करिए, हमारे इस कोड के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं, हमने सबके ऊपर एनोटेशन लगाया है। जल्दी बताइए, लगाया है यस और नो? लगाया है ना। हमने रेपो के ऊपर रेपो का लगाया है, सर्विस पे सर्विस का लगाया है, और हमारी जो स्टूडेंट क्लास है उसके ऊपर और कुछ नहीं मिला तो कंपोनेंट लगा दिया। यस और नो? लगाया ना। लेकिन आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता है, आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर हर क्लास के ऊपर एनोटेशन लगाना है। आपको याद होगा, मैंने जब आपको स्प्रिंग का पहला लेक्चर पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में 100 क्लासेस हैं, जरूरी नहीं है ना कि 100 की 100 क्लासेस स्प्रिंग मैनेज करें। क्या मैं सही कह रहा हूं? है ना। तो अब हम ये डिसाइड करेंगे, और जो डिसाइड करेंगे उसी पे स्टिक करेंगे, कि अगर हम स्प्रिंग बूट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, तो हमें किन किन क्लासेस पे एनोटेशन लगाने चाहिए, कौन से लगाने चाहिए, और किन पे बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। आई होप क्या पढ़ने जा रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। किन किन क्लासेस पे एनोटेशन लगेंगे, किन पे नहीं लगेंगे, और जिन पे लगेंगे उन पे कौन से एनोटेशन लगेंगे। शैल आई स्टार्ट? ठीक है। अब अगला सवाल, सर ये डिसाइड कैसे करेंगे कि एनोटेशन लगना भी है कि नहीं लगना है?
तो स्प्रिंग बूट ये कहता है, ये डिसाइड करने के लिए कि एनोटेशन लगना भी है कि नहीं, आप अच्छे से एनालाइज करो और पहचानने की कोशिश करो कि उस क्लास का आपके प्रोजेक्ट में, आपके कोड में क्या यूटिलाइजेशन है, क्या करवा रहे हो आप उस क्लास से। अगर जवाब आता है आप उस क्लास के अंदर कुछ डीआई करवा रहे हो, अगर जवाब आता है आप उस क्लास के अंदर कुछ डीआई करवा रहे हो, जैसे क्या आप अपनी रेपो क्लास के अंदर डीआई करवा रहे हो? बोलो हाँ या ना। क्या आपकी रेपो क्लास के अंदर आप चाहते हो जेडीबीसी टेम्पलेट का डीआई हो जाए? जल्दी बोलो यस और नो। चाहते हो तो स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट का डीआई तभी करेगा जब आपकी क्लास के ऊपर एनोटेशन होगा। अगर आपने इस क्लास को एनोटेट नहीं करा तो स्प्रिंग जेडीबीसी टेम्पलेट का डीआई नहीं करेगा। इसका मतलब हमें उन क्लासेस के ऊपर एनोटेशन लगाने चाहिए जिनके अंदर हमें क्या करना है, जिनके अंदर हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करवाना है। और डिपेंडेंसी इंजेक्शन हर उस क्लास में आप करवा सकते हैं जो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट यूज कर रही हो। क्या सही कहा मैंने? आप हर उस क्लास में डीआई करवाओ जो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज कर रही हो। जैसे स्टूडेंट रिपोजिटरी जेडीबीसी टेम्पलेट को यूज कर रही है, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी में जेडीबीसी टेम्पलेट का डीआई होगा, तो स्टूडेंट रिपोजिटरी पे एनोटेशन लगेगा ही लगेगा। क्या स्टूडेंट रिपोजिटरी खुद कहीं यूज हो रही है? तो जवाब है हाँ, वो सर्विस में यूज हो रही है। अगर सर्विस को स्टूडेंट रेपो का ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या सर्विस में भी डीआई होगा? होगा। तो सर्विस के ऊपर भी आपको एनोटेशन लगाना है। लेकिन आपको उन क्लासेस पे एनोटेशन कभी नहीं लगाना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ डेटा को कैरी कर रही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर डेटा ट्रांसफर कर रही हैं। बहुत ध्यान से देखिए तो आपको रियलाइज होगा क्या हमारी स्टूडेंट क्लास कुछ ऐसी है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसमें डेटा भरकर हम स्प्रिंग से डेटाबेस के पास भेज रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये किसी हालत में बीन बनने लायक नहीं है। आप जबरदस्ती स्प्रिंग का ओवरहेड बढ़ा रहे हैं अगर आप इसको बीन बनाने दे रहे हैं। क्या इसमें कोई डीआई हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या स्टूडेंट के अंदर किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है जो आपको एक्सटर्नली इंजेक्ट करना है? वो भी नहीं हो रहा है। मात्र तीन सिंपल सिंपल प्रिमिटिव मेंबर्स हैं। एक स्ट्रिंग है, आपको याद होगा स्प्रिंग स्ट्रिंग को भी प्रिमिटिव की तरह देखता है। तो बहुत सिंपल सिंपल तीन इंस्टेंस वेरिएबल है जो आराम से यूजर के इनपुट से इनिशियलाइज हो रहे हैं। क्या ये यूजर के इनपुट से इनिशियलाइज हो रहे हैं? तो फिर ये बीन बनने लायक नहीं है ना। अब आप ध्यान से स्लाइड पढ़ो मेरे साथ एंड लेट्स रिकॉग्नाइज किस किस को बीन बनना चाहिए। तो नंबर वन, अगर आपकी क्लास में आप किसी भी तरह का बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं और आपकी क्लास को आप सर्विस क्लास बना रहे हैं, आपको 100% इसको बीन बनाना चाहिए। याद होगा आपको, अभी अभी हमने बात करी सर्विस क्लासेस रेपो को यूज करती हैं। अगर वो रेपो को यूज करती हैं तो उनमें रेपो का डीआई होगा, और अगर उनमें रेपो का डीआई होगा तो सर्विस क्लास पे एनोटेशन होना कंपलसरी होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस सर्विस क्लास को आप चेक करिए, ये रेपो की मदद से कस्टमर का रिकॉर्ड या यूजर का रिकॉर्ड ढूंढ रही है, जैसे हम ढूंढ रहे थे स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो ऑब्वियस ही बात है इस सर्विस में रेपो ऑब्जेक्ट का डीआई होगा, और अगर किसी में डीआई होगा तो वो क्लास खुद भी अपने आप में एक बीन क्लास होनी चाहिए, वरना डीआई स्प्रिंग नहीं करता। क्लियर है ना? वेरी गुड। इसके अलावा अगर आपकी क्लास रेपो क्लास है, रेपो क्लास है तो वो 100% स्प्रिंग का कोई ऑब्जेक्ट यूज करेगी डेटाबेस से बात करने के लिए। चाहे वो जेपीए यूज करे, चाहे वो स्प्रिंग जेडीबीसी यूज करे, वो कोई ना कोई स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट यूज करेगी। अगर यूज कर रही है वो, तो इस क्लास के ऊपर भी आपको एनोटेशन लगाना होगा ताकि इसके अंदर भी आपको डीआई होता हुआ दिख जाए। तो क्योंकि यूजर रिपोजिटरी को जेडीबीसी टेम्पलेट चाहिए, यूजर रिपोजिटरी के ऊपर भी हम लोग लगाएंगे एनोटेशन। क्या ये भी क्लियर है ना? तीसरा, अगर आप कोई ऐसी क्लास बना रहे हैं जो, गौर करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर रही है, या आपकी क्लास फिल्टर क्लास है, आप घबराइएगा मत, आपने इन दोनों को ही अभी तक प्रॉपर एग्जाम्पल्स के तौर पे नहीं देखा है। पर मैं आपको इतनी स्प्रिंग बता चुका हूं कि अगर मैं आपको इनका यूज केस बताऊं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये फिल्टर क्लासेस क्या होती हैं। जब आप स्प्रिंग में मॉड्यूल 2 पढ़ेंगे तब आप एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा स्प्रिंग सिक्योरिटी। क्या नाम होगा? स्प्रिंग सिक्योरिटी। ये स्प्रिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होता है, और ये मॉड्यूल आपको हेल्प करता है, आप अपने कोड में लॉगिन को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से लिखेंगे। लॉगिन को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से लिखेंगे। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइएगा आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व करा हो? अगर आप जब जीमेल में लॉगिन करते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व करा है एक बार लॉगिन करने के बाद अगर आप 10 दिन के बाद भी ब्राउजर खोलते हैं तो आपका अकाउंट लॉग्ड इन रहता है? रहता है ना?
और ऐसा ही अमेजोन के साथ होता है ना। ये कैसे पॉसिबल होता है कि 10 दिन तक भी आपका अकाउंट लॉग्ड इन है? तो ये पॉसिबल होता है एक टेक्निक के कारण, नहीं ऋषिकेश, नो कैश इज इन्वॉल्व। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जिसका नाम होता है JWT, जिसका फुल फॉर्म होता है जेसन वेब टोकन्स। जेसन वेब टोकन, राइट। जब आप इस फीचर को अपने कोड के अंदर लेकर आएंगे तो आप चाहेंगे जैसे यूजर की रिक्वेस्ट आए, सबसे पहले ये चेक करा जाए कि यूजर वैलिड यूजर है या नहीं, है ना। ये चेक करने को हम बोलते हैं रिक्वेस्ट को क्या करना, ये चेक करने को हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट को फिल्टर करना। तो जब भी हम वैलिडेशन से रिलेटेड क्लासेस बनाएंगे जो यूजर के आने वाले डेटा को, रिकॉर्ड को वैलिडेट करके आगे बढ़ेंगी, तो हम लोग को इन क्लासेस के ऊपर एनोटेशंस लगाने चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ, है ना। ऐसे ही आप जब किसी का रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करते हैं तो आपने देखा होगा यूजर नेम सेव होता है, पासवर्ड सेव होता है, यस और नो होता है। नॉर्मली जब हम जावा में प्रोजेक्ट बनाते हैं तब हम पासवर्ड को स्ट्रिंग बना के सेव करते हैं, सही कह रहा हूं। नॉर्मली जब हम जावा में प्रोजेक्ट बनाते हैं हम पासवर्ड को स्ट्रिंग बना के सेव करते हैं। और मैंने आपको जावा पढ़ाते वक्त भी बोला था, आज फिर याद दिला रहा हूं, पासवर्ड कभी भी डेटाबेस में प्लेन स्ट्रिंग में सेव नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये डेटाबेस किसी हैकर के हाथ में आ गया, किसी बैकएंड हैकर ने आपके डेटाबेस को हैक कर लिया, तो उसको पासवर्ड दिख जाएगा, दिख जाएगा प्लेन टेक्स्ट में अगर पासवर्ड होगा तो। इसलिए कोई कंपनी पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेव करती। हम पासवर्ड को क्या करके सेव करते हैं, हम पासवर्ड को हैश करके सेव करते हैं। क्या करके सेव करते हैं, हैश करके सेव करते हैं। हैशिंग एक टेक्निक होती है जो रिवर्स नहीं चलती है, जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अगर पासवर्ड एनक्रिप्ट है तो डिक्रिप्ट होता है, बताओ। एनक्रिप्शन का डिक्रिप्शन होता है, हाँ होता है। लेकिन हैशिंग की कभी रिवर्स हैशिंग नहीं होती है। तो हैशिंग इतनी पावरफुल टेक्निक है कि अगर एक पासवर्ड हैश हो गया तो वो कभी रीहैश नहीं होगा। आप कभी उसको डीहैश करके उसका ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं ला पाओगे। अब ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो इनके लिए भी आपको अपनी क्लास के ऊपर स्पेशल तरीके के लगाने पड़ते हैं एनोटेशन। कुछ कुछ समझ आया? गॉट इट। तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके जावा कोड के अंदर जब भी आप स्प्रिंग में कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, खूब सारी क्लासेस होंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो आप अमेजॉन जैसी एप्लीकेशन बना रहे हो। क्या अमेजॉन में एक कस्टमर क्लास होगी? हाँ होगी। अमेजॉन में एक ऑर्डर क्लास होगी? हाँ होगी। अमेजॉन में एक प्रोडक्ट क्लास भी होगी? हाँ होगी। राइट। इन सब क्लासेस की अपनी अपनी सर्विस होंगी, होंगी ना। और इन सब की अपनी अपनी रेपो होंगी। कस्टमर की सर्विस कस्टमर की टेबल से बातचीत करेगी, ऑर्डर की सर्विस ऑर्डर की रेपो से बात करेगी, वो ऑर्डर की टेबल से बात करेगी, प्रोडक्ट की सर्विस प्रोडक्ट की रेपो से बात करेगी और वो टेबल से बात करेगी। यस और नो? वेरी गुड। क्या इन सभी रेपोज में प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकती है? आ सकती है ना, अभी आई थी ना। आपके कोड में अभी एक्सेप्शन आई थी ना जो आपने ट्राई कैच लगाया था, है ना। क्या ये ट्राई कैच आपको सब में लिखना पड़ेगा अगर हर एक में एक्सेप्शन को हैंडल करना है? तो जवाब है हाँ, लिखना पड़ेगा जितना अभी तक स्प्रिंग पढ़ा है। तो कल को अगर 10 क्लासेस हुई तो 10 जगह ट्राई कैच आएगा, हाँ 10 जगह ट्राई कैच आएगा। इससे बचने के लिए स्प्रिंग आपको एक ऑप्शन देता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। क्या नाम सुना? क्या ऑप्शन देता है स्प्रिंग? स्प्रिंग आपको ऑप्शन देता है जिसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है। मजेदार बात यह है कि अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं तो जो आपने नहीं सुना होगा वो होगा, ना कोई ट्राई लगता है, ना कोई कैच लगता है, और एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। ना कोई ट्राई लगता है, ना कोई कैच लगता है, और एक्सेप्शन हैंडल हो जाती है। ये आप मॉड्यूल 1 में ही पढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में कि कैसे हम ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर्स बनाते हैं। क्या ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर अपने आप में एक स्पेशल क्लास है? हाँ, तो इसके ऊपर भी लगेंगे एनोटेशंस। समझ आया कुछ कुछ? जरूरी नहीं है कि सर्विस और रेपो पे ही एनोटेशन लगेंगे, उन क्लासेस पे भी एनोटेशन लगेंगे जो खास तरह का कॉन्फ़िगरेशन, खास तरीके की फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं। आ रहा है समझ? देखिए मैं आपको ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास दिखाता हूं। ये हमारी ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लास है। यहां ट्राई कैच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। फिर भी ये आपके एक्सेप्शन को हैंडल करेगी। ये एक्चुअल तरीका है, मॉडर्न वे ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस। ट्राई कैच आपका पुराना नॉर्मल तरीका है जो आप अपनी कोर जावा, एडवांस जावा में करते हैं।
जब हम स्प्रिंग जैसा मॉडर्न फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग बूट जैसा, तो हमें कोड लिखने के भी मॉडर्न तरीकों को यूज करना चाहिए, है ना। इसी तरह से ये फिल्टरिंग का कोड है कि आप चेक कर रहे हैं कि यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर वो बंदा लॉग्ड इन नहीं है या उसका टोकन एक्सपायर कर गया है तो हम उसको लॉग आउट करवा देंगे। मतलब कुछ इस तरीके के काम अगर आप करते हो तो इन सब के ऊपर लगते हैं अलग अलग तरह के एनोटेशंस। क्लियर हुआ? आगे बढ़ो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर किस पे नहीं लगाने, किन पे लगाने, वो तो हमने पढ़ लिया। आपको हरगिज उन क्लासेस पे एनोटेशन नहीं लगाना है जो सिंपल पोजो क्लासेस हैं और बस डेटा को इधर से उधर लेकर जा रही है। जैसे जो आपकी स्टूडेंट क्लास थी, क्या वो ऐसी क्लास है? फ्रंट एंड से उसको कुछ डेटा मिल रहा है, वो डेटा वो रेपो को दे रही है, रेपो उसको डेटाबेस में डाल दे रही है ना। ऐसी क्लासेस जो बस डेटा को इधर से उधर ले जाती हैं, उनको स्प्रिंग की टेक्नोलॉजी में हम लोग बोलते हैं डीटीओ क्लासेस। क्या बोलते हैं? एक नया नाम, डीटीओ क्लासेस। फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो क्या हमारी स्टूडेंट ऐसी ही एक क्लास है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट? यस, हमारी स्टूडेंट ऐसी ही एक क्लास है। तो हमें कभी भी ऐसी क्लासेस को नहीं बनाना चाहिए बीन क्लासेस, कम से कम स्प्रिंग इन्हें मैनेज नहीं करेगा। तो आगे चलकर इनका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम खुद अपने कोड से इनको मैनेज करने वाले हैं। इज दिस क्लियर? है ना। देन अगर आपको लग रहा है आपने कोई ऐसी क्लास बनाई है जिसमें आपने कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया है, जैसे कि मान लीजिए इस क्लास को देखिए, क्या लग रहा है आपको इस क्लास को देखकर? इस क्लास के अंदर एक काउंट वॉवल नाम का मेथड है जो हमसे कुछ स्ट्रिंग लेगा और गिन के बताएगा उसमें कितने वॉवल हैं। अब आप मुझे बताइए, मेथड स्टैटिक है ना। अगर मेथड स्टैटिक है तो कोई मतलब निकलता है कि मैं उसके ऊपर एनोटेशन लगाऊं एट द रेट कॉम्पोनेंट? अगर मैं एट द रेट कॉम्पोनेंट लगाऊंगा तो स्प्रिंग इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। और आप मानते हो वो ऑब्जेक्ट यूजलेस है, क्योंकि स्टैटिक मेथड्स को चलने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं होता, है ना। तो अगर आपकी क्लास के अंदर सिर्फ स्टैटिक मेथड्स हैं और वो छोटे मोटे यूटिलिटी मेथड्स कर रही हैं, तब भी आपको इनके साथ नहीं लगाना चाहिए कोई एनोटेशन। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर से हम किस में से एनोटेशन हटा देंगे? अब अगले लेक्चर से हम अपने स्टूडेंट में से एनोटेशन हटा देंगे। ये हमारे डिस्कशन की समरी है। ठीक है, पढ़िए क्या समरी है। आपको अगर डीआई करना है, आप जरूर एनोटेशन लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, क्या स्टूडेंट के कोर्सेज हो सकते हैं? हाँ। तो अगर कोर्स एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है, तो कुछ आपस में डिपेंडेंसी होगी। स्टूडेंट हैज कोर्सेज या स्टूडेंट ज्वाइंस कोर्सेज, उस केस में आप एनोटेशन लगाएंगे। लेकिन तब भी वो एनोटेशन स्प्रिंग वाले नहीं होंगे, वो एनोटेशन जेपीए वाले होंगे। एक बहुत पॉपुलर एनोटेशन है, शायद ऋषिकेत ने अभी टाइप भी करा था। एनोटेशन का नाम है एट द रेट एंटिटी। बहुत जल्दी आप इससे मिलेंगे। इस तरीके के एनोटेशन आपकी डेटाबेस वाली क्लास पे लगेंगे। लेकिन कम से कम कंपोनेंट वगैरह तो अब आप अपनी स्टूडेंट, यूजर, कस्टमर इन क्लासेस पे नहीं लगाया करेंगे। सही बोल रहा हूं? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। अदर देन दैट, अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल स्प्रिंग से मैनेज करवानी है, आप जरूर उस पर एनोटेशन लगाइए। आपके पास सर्विस, रिपोजिटरी, ये तरह की क्लासेस हैं, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर क्लासेस हैं, आप जरूर उस पर एनोटेशन लगाइए। आपको कोई ऐसी क्लास बनानी है जिसका पूरी एप्लीकेशन में एक ही ऑब्जेक्ट बने, सिंगलटन की तरह काम करे, आप जरूर एनोटेशन लगाइए। पर अगर आपको सिर्फ डेटा कैरी करने की क्लास बनानी है, पोजो बनानी है, स्टेटलेस क्लास बनानी है जिसमें सिर्फ स्टैटिक मेथड्स हैं, आपको कभी इनके ऊपर एनोटेशन नहीं लगाना चाहिए। क्लियर है? तब भी नहीं लगाना चाहिए जब आपकी क्लास का हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है विद डिफरेंट डेटा। गौर करिए, क्या स्टूडेंट इस बात पे भी सेटिस्फाई हो रही है? ये बात भी स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है कि हर बार हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और हर बार उसमें नया डेटा फिल हो रहा है ना। इसलिए आप स्टूडेंट को या स्टूडेंट जैसी क्लासेस को अब नहीं बनाएंगे बीन क्लासेस। सिंपल। ग्रेट। तो बस अगले लेक्चर से हम अपने इस कोड को मॉडिफाई करेंगे, इंप्रूव करेंगे और देखेंगे अगर हम इसको बीन नहीं बनाएंगे तो फिर इसका ऑब्जेक्ट हमें कैसे मिलेगा और कैसे कोड में हम उसको करेंगे यूज। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। ओह धीरज, मैं भी करा देता हूं, आज ही करा देता हूं, डोंट वरी, मैं भी करवा देता हूं।